हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bwiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग। लिखो नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये क्यों पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं हम डेक्स्ट्रोरली वो पढ़ते हैं डी एंड एल। तो ऐसे होते हैं कुछ डी आइसोमर, तो ऐसे हो सकते हैं जो ट्रीटमेंट में काम आए। जैसे मैंने आपको बताया था सिस्प्लेटिन से कैंसर ठीक होती है, ट्रांसप्लेटिन से कैंसर हो सकता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, कुछ डी अच्छे होता है, कुछ एल अच्छे होते हैं। तो अपने को सेपरेट पता होना चाहिए ना कि मेडिसिन में कौन सा यूज करना है। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो हमें इसलिए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो पहले हेडिंग डाल लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैंने आपको वो है ना आइसोमर्स बनाने सिखाए थे ना स्ट्रक्चर में, एल्केन का, एल्कीन का ना। तो उसमें देखना आप, मैंने ना जहाँ पे आपको प्रोपिन का बनाया ना, प्रोपिन का एक बना दिया और बोला इसका आइसोमर नहीं बनेगा, इसका ये तो बनेगा ना, दो बनेगा ना। ये नहीं करवाया शायद है ना, वो ठीक कर देना। मैं वीडियो में चेक कर रहा था, ये रह गया होगा शायद, देखना। मतलब इसकी जरूरत कोई पूछे थोड़ा का प्रोपिन के कितने बनेंगे, लेकिन अपना रह गया वो है ना, कर लोगे अपने आप, घर जाके कर लेना। चलो नेक्स्ट लिखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब डेफिनेशन क्या होगी? कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है ना, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डिफरेंट होगा, है ना। एक तो एक आइसोमर तो हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन करा दे लाइट का, है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात? तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट के साथ छेड़छाड़ कर दें, समझ आ रही बात, उसका रोटेशन चेंज कर दे ना। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट है, मान लीजिए ऐसे कर दिया क्लॉकवाइज, दैट इज उसको डी आइसोमर बोलेंगे। और ये सीधी प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया इसका रोटेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? लियो, है ना, एक डी एक एल। अभी हम करेंगे ये सब कैसे होता है ना। तो लिख लो डेफिनेशन, लिखो, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, लिख लो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ब्रैकेट में लिखना पीपीएल, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, कोल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम पीपीएल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी सोर्स ले लूँ मैं लाइट का, से मान लीजिए आपने ये लाइट का बल्ब ले लिया, तो इससे ना चारों डायरेक्शन में लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जाएगी, सारे चारों तरफ, है ना। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। या जो चारों डायरेक्शन में जाए उसको क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉलीक्रोमैटिक लाइट, सारी डायरेक्शंस में जो हो, ठीक। अब इस लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये लाइट निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ये लाइट सारी सिंगल डायरेक्शन में आ जाएगी ना, एक डायरेक्शन कर लेगी, है ना। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक, पीपीएल।
ठीक है, यहां तक जो हमने पढ़ा, तो हमने यहां से ओनली पीपीएल तैयार की है, ठीक, कि ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर दो, जो फिर वो क्या बन जाएगी, पीपीएल बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, और क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक लाइट। अब इसमें क्या होता है, जो निकोल प्रिज्म बना होता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, किस चीज का बना होता है बताओ, वेरी गुड, कैल्साइट और CaCO3, कैल्साइट इंपॉर्टेंट है, कई बार एम्स में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, याद रहेगा, ठीक, अभी तक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आया, समझ आई बात। इसके बाद इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो उसको हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और एक ट्यूब में डालते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पोलरीमीटर, पोलरीमीटर ट्यूब, ठीक, और इसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल देंगे जिसको हम चेक कर रहे हैं। तो फिर इस ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं। तो ये पास करने के बाद इसमें क्या कंडीशन बन सकती है कि ये इसको, इस लाइट को यहां से क्या कर दे, क्लॉकवाइज रोटेशन करा दे। ये क्लॉकवाइज हुआ ना, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। एक तो कंडीशन ये बन सकती है, या एक कंडीशन ये बन सकती है कि ये लाइट इसको क्या कर दे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे, ठीक। और एक कंडीशन ये बन सकती है कि ये सीधी की सीधी पास कर जाए, वैसी जैसी है वैसी ही रहे, नो रोटेशन, समझ आ रही बात। तो इस केस में जब भी लाइट के साथ छेड़छाड़ करेगा ये कंपाउंड, वो कंपाउंड लाइट की तरफ एक्टिव है, लाइट मींस ऑप्टिक्स, है ना, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ आई बात। तो इन केस में हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, और इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि वो लाइट के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वो लाइट की तरफ उसने कोई एक्शन नहीं दिखा, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, सॉरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो क्या कहलाता है, इन दोनों केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव को दो आइसोमर बनेंगे, एक डी और एक एल। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं डी, और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता तो लीवो रोटेटरी, समझ आई बात। और ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव, लाइट की तरफ ये एक्टिव है, लाइट के साथ ये छेड़छाड़ करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, समझ आ गया ना सबको। करे, अब ये जो रोटेट नहीं करेगा वो तो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो रोटेट करेगा वो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब मुझे ये बताओ रोटेशन कितना होगा भाई, ये 10 डिग्री कर सकता है, 20 डिग्री कर सकता है, 30 डिग्री, ऐसे मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है ना रोटेशन का। तो आप मुझे ये बताओ रोटेशन कैसे डिसाइड होगा, रोटेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल, magnitude of rotation of PPL depends upon following factors। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। लिखे, पहला पॉइंट बताओ भाई किस चीज पे डिपेंड करेगा, सोचो भाई, सीधी सी बात है, मैं यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज करता रहूंगा तो रोटेशन चेंज होगा ना, तो यानी नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो कि नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट, किस बात पे डिपेंड करेगा, हाँ, मैं अलग अलग कंसंट्रेशन ले सकता हूं, मैं इसको हो सकता है लाइट ले लूं, इसको हाई कंसंट्रेशन ले लूं, तो इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो लिखो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
इसके बाद नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट है, किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ। वेरी गुड। कुछ और? अच्छा ऐसे है ना, आपको ना इसीलिए याद, वेरी गुड, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ही करा, बहुत सही है। और पॉइंट सोचो। लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की नेचर पे डिपेंड करेगा ना, इंटेंसिटी पे थोड़ा डिपेंड करेगा, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। हाँ, पोलैरिमीटर ट्यूब जो आपने ली है उसका क्रॉस सेक्शन कितना लिया है, ठीक, लेंथ कितनी ली, उस पर डिपेंड करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? भाई छोटा क्रॉस सेक्शन है या बड़ा क्रॉस सेक्शन है, लेंथ छोटी है या बड़ी है ना, डिपेंड करेगा ना। और कोई पॉइंट? हाँ, आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहीं पे डिजोल्व करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे ना, ठीक, आपने पानी में बनाया तो अलग रोटेशन आएगा। आप कोई और सॉल्वेंट ले रहे हो, बेंजीन ले रहे हो, CCl4 ले रहे हो, एसीटोन ले रहे हो, अल्कोहल में कर रहे हो, तो अलग अलग रोटेशन आएंगे, तो ये सॉल्यूशन अलग बन जाएगा ना, सॉल्वेंट की नेचर चेंज करते ही, तो ये अलग सॉल्यूशन होगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो याद करने का मेथड, हमने पहले ट्यूब के अंदर देखा क्या क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसकी नेचर पे डिपेंड करा, है ना, फिर उसकी कंसंट्रेशन पे, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व कौन से उसमें सॉल्वेंट में, उस पे। अब इसके बाहर आओ, बाहर आए, इस पे ट्यूब पे नहीं डिपेंड करेगा। लिखो लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अब ट्यूब से आगे बढ़ो, लाइट, भाई लाइट की नेचर क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी, रेड ब्लू, है ना, ग्रीन येलो, है ना, तो अलग अलग वेवलेंथ होगी तो अलग अलग रोटेशन होगा, तो लिख लो वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, है ना, तो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। लास्ट पॉइंट, सीक्वेंस देखा आपने लिखने का, आप क्या करते हो, आपको याद है, पता क्यों नहीं आता, आप लिखते हो रैंडम, और रैंडम याद करोगे ना याद नहीं रहेगा, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है ना, तो रटा रटाया कभी याद नहीं रहेगा। अब जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हमें याद क्यों रहता है, क्योंकि हमारे माइंड में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ऐसे ही चलना है भाई। समझ आ रही बात? तो रटो मत, समझ आ। पहले तो देखो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की नेचर पे, फिर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, फिर वो किस में डिजोल्व किया गया, सॉल्वेंट क्या लिया गया है, फिर उसके बाद ये आपने जिसमें डाल रखा है वो पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद वेवलेंथ, आप जिस लाइट को पास कर रहे हो उस वेवलेंथ की लाइट पे, मतलब रेड के लिए अलग रोटेशन होगा, येलो के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग रोटेशन आएगा। उसके बाद आप कितने टेम्परेचर में, समर में कर रहे हैं या विंटर में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल के साथ एक्टिविटी, लाइट के साथ एक्टिविटी। और लाइट के साथ एक्टिविटी कैसे चेक कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट में, पीपीएल को रोटेट करा के। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल, टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, विच कैन रोटेट पीपीएल, विच कैन रोटेट पीपीएल। इसके बाद नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ये क्या होंगे, विच कैन नॉट रोटेट पीपीएल, विच कैन नॉट रोटेट पीपीएल, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिखो, अब इंपॉर्टेंट जिससे आप डरते हो, ध्यान से सुन लेना आज का लेक्चर, कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कायरल, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल बोलते हैं क्रियल बोलते हैं इसको, किरल कायरल ही बोलते हैं, फिर ठीक है।
ना, मेरी इंग्लिश वीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल, अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ? है ऑप्टिकली एक्टिव और कुछ, मतलब आप मेरे को ना सिंपल लैंग्वेज में समझा दो बस। आपने कायरोग्राफी सुना है? कायरोग्राफी होता ना? नहीं, कायरोग्राफी ऐसा कुछ होता ना, एक हैंड राइटिंग को ही तो बोलते हैं शायद, ग्राफी, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी तो कैलीग्राफी होता है। कैलीग्राफी इज क्या? आर्ट ऑफ राइटिंग, पक्का? ब्यूटीफुल राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी, है ना? ग्राफिन वर्ड रूट है, ग्राफिन टू राइट। कैलीग्राफी तो सुंदर राइटिंग को बोलते हैं ना शायद। फिर एक सेकंड, कायरोग्राफी, कायरोग्राफी शायद हैंड राइटिंग को बोलते हो ना। कायरो मीन्स हैंड, वर्ड रूट है ये। चलो छोड़ो, आप इतनी इंग्लिश पता है मेरे से भी कमजोर आपकी, तो क्या पढ़ के आए हो, है ना? गुड। आप ना बस एक बार ये बोल दिया करो कि आप सही बोल रहे हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर, है ना? फिर देखना मेरा पढ़ाने का स्टाइल। आप देखो, ये हाथ, कायरो कहते हैं इसको ना, ये वर्ड रूट जो हाथ की ना, हैंड, कायरो मीन्स हैंड, ठीक है? शायद ग्रीक वर्ड है नहीं। तो अब ये देखो, ये जो हाथ है, तो ये क्या सिमेट्रिक है कहीं से? अनसिमेट्रिक है ना? दिख रहा है आपको? आप इसको कहीं से काट दो, इधर से ऐसे काट दिया, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है क्या? यहां से काट दो, नहीं ना, तो कभी भी सेम नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक। और कायरो से ही आया है कायरल, हाथ के जैसा, और हाथ कैसा? अनसिमेट्रिक। तो कायरल मीन्स अनसिमेट्रिकल, खत्म, और कुछ सोचना नहीं। कायरल मीन्स अनसिमेट्रिकल, कायरल इक्वल टू अनसिमेट्रिकल, ठीक? लिख लो, कायरल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल, है ना? इजी नहीं है? अब नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट इसमें देखो, ये कायरल मॉलिक्यूल है ना, ये हाथ जो है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? और अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं, क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं हो रहा ना, बिल्कुल ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए ना। साइड से दिख रहा है ना आपको, कभी भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता ना। ये देखो, ये दोनों साइड में रह गए, ये पार्ट इसके, है ना? तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना। तो लिखो, दे हैव, इसी पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट नहीं है, इसी पॉइंट में कायरल मॉलिक्यूल में, दे हैव, नेक्स्ट लाइन में लिखो ना, दो अलग पॉइंट बनाओ। दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे हम कुछ भी देखते हैं, मान लीजिए मैं कुछ भी बना दिया, यहां पे मैंने ये बनाया, पी बनाया, पी, ये पी लेटर है, इसकी मिरर इमेज बनाओ, और इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है? रख के देखो इसको एस के ऊपर, ठीक? ऐसे ही हम एस की बनाएं तो होगा ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज? नहीं हो सकता। और क्या हो सकते हैं ऐसे ही? बी, ये बी होता अपना, क्या सुपर इम्पोज होगा एक दूसरे के ऊपर? ये नहीं होगा ना। तो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। दीज आर, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इनको क्या कहते हैं, कहेंगे? दे आर कायरल मॉलिक्यूल। नहीं है ये कायरल है ना, कायरल अल्फाबेट, ठीक है? समझ आ रही बात? तो ये एग्जांपल लिख लो, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब जो भी जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगी, किसकी नहीं होगी? जो अनसिमेट्रिक है ना, अनसिमेट्रिक की नहीं होगी। अनसिमेट्रिक मतलब, अनसिमेट्रिक मैंने पूछा ही नहीं आपसे, ऑप्टिकली एक्टिव है। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है? जो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है, अनसिमेट्रिक, है ना? तो एक तो जैसे मैंने ये बना दिया, और ये देखो इसको काट दिया, सिमेट्रिक है ना दोनों साइड से, है ना? एक मैंने, है ना, ये बना दिया, इसको काटो, कहीं से काट लो, है ना?
कहीं से है सिमेट्रिक? ये नहीं है ना। तो अब ये जो है देखो, अब जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको कंपाउंड मान लूं, ये दो कंपाउंड अलग अलग, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज अनसिमेट्रिक। तो अब सिमेट्री का केस क्या होगा? सिमेट्रिक में क्या होगा? मान लीजिए इसके आधे मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो बाकी आधा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए एक ने तो +30 रोटेशन किया आधे मॉलिक्यूल ने, दूसरा क्या कर देगा? नेट रोटेशन क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होंगे? और अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या करेगा? मान लीजिए इसका आधा पार्ट करें, इसने मान लीजिए 15 डिग्री रोटेशन दिया प्लस का, और इसने मान लीजिए 40 डिग्री रोटेशन दिया माइनस का, तो नेट रोटेशन क्या आया? -25 डिग्री का रोटेशन आया। मान लीजिए इसने क्लॉकवाइज आधा 15 किया, एंटी क्लॉकवाइज आधा आधे ने -40 कर दिया, क्योंकि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, तो नेट रोटेशन 0 हो ही नहीं सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा? कुछ ना कुछ रोटेशन दे रहा है, तो जो प्लेन पीपीएल को रोटेट कर देगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये लिखो इसमें कायरल मॉलिक्यूल। देखो कायरल मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल क्या होंगे? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज तो होता ही, वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। लिख लो, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ आई कि नहीं आई बात? तो थर्ड पॉइंट था ये कायरल मॉलिक्यूल का। कायरल मीन्स अनसिमेट्रिक, और अनसिमेट्रिक का नेट रोटेशन 0 आ ही नहीं सकता, और जिसका नेट रोटेशन 0 नहीं आएगा वो हमेशा ऑप्टिकली। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो ए कायरल मॉलिक्यूल। ए कायरल मॉलिक्यूल, कायरल का उल्टा ए कायरल है ना। तो पहली लाइन उसमें क्या लिखी थी? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को कायरल कहते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? कायरल। ए कायरल लिख लो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ए कायरल मॉलिक्यूल। लिखा सबने? नेक्स्ट आगे बढ़े फिर? नहीं बोलो भाई, लिखो फिर नेक्स्ट। अब इनको क्या लिखेंगे? उसमें आपने क्या लिखा था? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और इनकी देखना, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया U, और इसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली है? U। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती है। ऐसे ही अगर मैंने बनाया T, तो T की भी H मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल, O A D नहीं होगा, V X है ना। तो ऐसे आप कर लोगे घर पे, तो सारी ABCD लिखना, मिरर इमेज बना के देखना कितने तो अल्फाबेट ऑप्टिकली एक्टिव है और कितने इनएक्टिव। बता दोगे कल मुझे? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, अल्फाबेट ऑप्टिकली एक्टिव थोड़े होंगे। हाँ आपने देखा भाई? देखो सुनील नैन के S ने तो 15 डिग्री रोटेशन दिया, और नैन के N ने 30 दे दिया। ऐसा होता है क्या? हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, कायरल और ए कायरल की। ठीक, लिख लो ये एग्जांपल। क्या लिख लेंगे फिर? दे हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे ए क्या होगा? ए सुपर इम्पोजेबल करेगा, बी सी डी, सी नहीं करेगा ना, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, डी ई एफ जी एच करेगा सुपर इम्पोज, आई जे के एल एम, फास्ट एम करेगा जोर से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाई करेगा क्या? अरे वाई कैसे बनाते हम? अगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ना, और थोड़ा टेढ़ा होगा ना, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे जाएगी ना, तो कैसे करेगा ये? जेड करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दे हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लिख लिया?
अब सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है उनकी, यानी वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या करेगा, आधा तो रोटेशन क्लॉकवाइज करेगा, आधा एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन क्या आएगा, और नेट रोटेशन 0 आएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, यानी एकार्यल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आया भाई? नेक्स्ट देखो, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है भाई, ऐसा सेंटर जहां पे कहीं कैसे भी सिमेट्री ना आए। नहीं समझे, नहीं समझ रहे भाई? ऐसा सेंटर आप उसमें कहीं से भी देखें वो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता, चारों तरफ क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, लिखो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, ऐसा कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसके लगने वाले चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो कहीं से भी सिमेट्री नहीं आ सकती है। क्या, चारों डिफरेंट हो। लिखो, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम which is attached to 4 different atoms or group, which is attached to 4 different atoms or group is called chiral center। कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे, कायरल सेंटर बोल देंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब देखो, आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम टेट्राहेड्रल होगा। अब मैंने अलग अलग कलर के 4 पेन ले लिए, तो इनकी कैप को आप एटम मान लो, और यहां पे मान लीजिए मेरा कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, कार्बन मान लो चाहे ना, मैं जो हाथ में मैंने पकड़ रखा है। ठीक, ये चारों आपको sp3 दिख रहा है, ठीक, टेट्राहेड्रल है। अब इसमें एक चीज देखो आप, ये अलग है, ये अलग है, इसको आप कहीं से भी काट दो, कोई सिमेट्री नहीं आएगी। समझ आ रही बात? अगर मान लीजिए मैं यहां पे 1-2 ही एटम को सेम कर दूं, अभी भी आपको लगेगा सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन सिमेट्री है। कैसे पता है? इसको इस प्लेन में काट दो, ये एटम आधा तो इधर आ जाएगा, आधा इस पार्ट में आ जाएगा। ये वाला एटम है ना, आधा इस पार्ट में और आधा इस पार्ट में, और ये दोनों बीचों बीच, इधर भी सेम इधर भी सेम। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं यहां पे अगर आपको, अच्छा समझ आ गया, ये बोलूंगा तो एक बार अभी लिखना मत है ना, मेरे को एक लाइन और लिखवानी है। यहां पे आपने क्या लगा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? तो इसमें हम बोल देंगे 1 कायरल सेंटर है। ठीक, और अगर यहां पे मान लीजिए ये कार्बन है, इसके यहां पे हम लगाते फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं, 0 कायरल सेंटर आएगा यहाँ पे, है ना। समझ आई कि नहीं आई बात? इसको लिखने से पहले मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आता है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर होगा या कायरल कार्बन होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जरूरी है क्या? ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें है ना 2-2 कायरल सेंटर है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ आ रही बात? अब रोटेट कौन कराता है ना, मान लीजिए एक कायरल सेंटर ने क्या करा दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन करा दिया 30 का, दूसरे ने -30 का करा दिया, तो नेट रोटेशन क्या आ गया, कंपाउंड क्या होगा, इनएक्टिव। तो कायरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर होगा तो तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, नोट डालो, कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जिसको ये लाइन समझ में आ गई ना, हो सकता है एग्जाम में इस पे असर्शन रीजन आ जाए, सीधा सीधा कर लोगे। आते हैं क्वेश्चन, आप फंसते हो, हर बार फंसते हो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पे। कायरल सेंटर हो जरूरी नहीं है, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। उसमें कायरल सेंटर है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम ऐसे कंपाउंड करेंगे जिनमें है ना कायरल सेंटर तो है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है।
कुछ कंपाउंड हम ऐसे करेंगे उनमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ आ रही बात? तो कायरल सेंटर होना कोई जरूरी नहीं है, हो या ना हो। हमें तो क्या बात ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, आप क्या चेक करोगे? सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए भाई, बस। समझ आई कि नहीं आई बात? इसमें किसी को कोई डाउट? तो ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। जैसे ये देखो, यहां पे मैंने ये बना दिया, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर लगाया यहाँ पे, इसके यहाँ अलग ग्रुप लगा दिया, यहाँ अलग लगा दिया और यहाँ अलग लगा दिया। ठीक, ये तीनों एटम अलग लगा दिए। क्या ये कायरल सेंटर है? ये कायरल सेंटर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इज कंसीडर्ड एज स्यूडो एटम, और ये इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करेगा। तो इसके पास भी कितने कायरल सेंटर है? 1 कायरल सेंटर है। मैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दूं, आप बता दोगे कि इसमें कितने कायरल सेंटर है? लिख दूं? बोलो भाई, करो फिर जल्दी से। साथ की साथ क्वेश्चन करते जाओगे ना। कायरल सेंटर बताने किस में कितने हैं, जल्दी जल्दी बता दो, है ना। जल्दी लिखो, वेरी गुड। कायरल सेंटर है इस कंपाउंड में 0, क्योंकि दोनों सेम हो गए ना, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। 0 इसमें देखो, इस पे सारे ग्रुप अलग लगे, OH मिथाइल हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप। एक कायरल सेंटर हाइड्रोजन OH मिथाइल ग्रुप और ये पूरा ग्रुप एक। 2 कायरल सेंटर, इसमें 1 2 और इसमें ये सेम आ गया। इस पे तो लगा दिया आपने, ओनली ये कायरल कार्बन है 1। इस वाले केस में नाइट्रोजन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इथाइल मिथाइल लोन पेयर और एक फिनाइल, तो 1 कायरल सेंटर है। इस पे कितने कायरल सेंटर है? 1। और इस पे देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से Cl लगा, एक हाइड्रोजन लगा, और इधर जाओगे तो क्या लगा? CH2, और इधर क्या लगा? CHCl। तो ये अलग हो गया ना। तो सिमिलरली इस पे चेक करके देखो अलग आएगा कि नहीं आएगा। इस पे 2, दोनों पे 2 है, और चेक करो इस पे 0। देखो ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, लेकिन इधर आओ, इधर देखा CH2, इधर भी CH2 आगे भी CH2, तो सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ पे देखो ना आप, इधर भी वही लग रहा है, इधर भी वही लग रहा है, तो दोनों ग्रुप सेम हो गए ना। तो इसमें 0 कायरल कार्बन, इसमें इस पे देखो एक कायरल कार्बन ये रहा, इधर जाओगे तो CH2 आया, लेकिन इधर CH, और यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी कायरल कार्बन है। ठीक, 2 कायरल सेंटर आ गए। इसमें सेम ही तो है, 2 कायरल सेंटर आएंगे। इसमें देखो, ये देखो, इस पे यहाँ मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, इधर गए CH2 आगे CH2, लेकिन इसमें CH आगे ना, तो ये कायरल सेंटर है। सिमिलरली ये भी कायरल सेंटर होगा 2। समझ आ रही बात? इसमें चेक करो, देखो यहां पे आपको लग सकता है कि अलग अलग लगा है, यहां पे हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, और यहां पे क्या है फिर? इधर CH2 और इधर CH2 सेम, तो नीचे आओगे CHBr, दोनों तरफ से सेम है, इस तरफ भी सेम लगा, उस तरफ भी सेम लगा है। ठीक, तो क्या बोलेंगे? 0 कायरल सेंटर। इसमें बताओ भाई कितने? चॉकलेट मिलेगी जिसका सही होगा। 7 कौन बोल रहा है? कॉपी चेक कराओ। 1 2 3 4, नहीं गलत है, नहीं गलत है, गलत।
हाँ बताएं, यहाँ से बता देते हैं। एक तो यहाँ पे लगेगा, हाँ एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, 3 और एक यहाँ 4 और फिर एक 5 एक 6 और ये बस आदमी। रॉन्ग है। हाँ जी गुड़िया आप बताओ 7 कहाँ है? पहले तो बेंजीन बनाओ। ऑक्सीजन कहाँ है बेंजीन का आपका? बेंजीन में छेद करो। नहीं करे। देखो यहां पे तो CH2 2 हाइड्रोजन लगे पहले ही, इसमें तो चेक ही नहीं करना ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे। इसमें चेक करो कितने हैं। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे ये कार्बन लगा है, यहां sp2 हाइब्रिडाइज, यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये कायरल हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे 1। अब इस पे चेक करो, इधर जाओगे तो ये CH लगा, इधर क्या लगा? CH3, इधर भी CH सॉरी, इस तरफ आगे बढ़ोगे तो अलग है, उससे आगे बढ़ोगे तो अलग है, तो ये कायरल हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली ये भी कायरल आएगा, चाहे चेक कर लेना। यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे आएंगे कुछ और लगा है, इधर जाओ कुछ और लगा है। सिमिलरली ये भी कायरल आएगा, ये वाला चेक कर लो, ये भी कायरल आएगा और ये भी कायरल आएगा। मिथाइल इथाइल, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप लगाएगा हाइड्रोजन, और जो जिनके 6 आंसर आए थे वो इसको भूल गए, है ना? सही है कि नहीं है? तो कितने आ गए टोटल? 7। चॉकलेट इतनी आसान थोड़ी है। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब इसमें देखो सल्फर है, sp3 हाइब्रिडाइज लोन पेयर, यहां मिथाइल लगा, ऑक्सीजन लगा, ये ग्रुप अलग लगा, तो दोनों क्या है? ये कायरल सेंटर होगा। 2 आ गया आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, और क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे इस कंपाउंड में बता दो एक बार जल्दी से, फास्ट बताना है सारे। इधर देखो बताओ भाई, 1 सेकंड। sp2 कैसे sp3 होगा? 3 तो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। इसमें बताओ आप जल्दी से, बोलो फास्ट। चारों कायरल है, चारों कायरल है, ध्यान से देखो। 4 कायरल, ठीक है? तो लिख लिया। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है। लिखो जल्दी से। लिखे, लिखो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन फॉर सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखो। नेक्स्ट लिखो, ए कंपाउंड इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ए कंपाउंड इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इफ इट इज अनसिमेट्रिक। बस, इफ इट इज अनसिमेट्रिक, अगर वो अनसिमेट्रिक है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और कायरल है ना, अनसिमेट्रिक या कायरल बोल दो। भाई कायरल का ही मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल है ना। डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कायरल सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल। अलग चीज है कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल। कायरल सेंटर का मतलब पता क्या हुआ? एक ऐसा एटम है जिसके चारों ग्रुप लगे, अलग लगे हैं, और एक होता है कायरल मॉलिक्यूल, यानी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। समझ आ रही बात? पूरे मॉलिक्यूल ही अनसिमेट्रिक है, उसमें हम एक सेंटर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये भी लिख सकते हैं, और करके लिख लो। और इट हैज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, और इट हैज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज लिखा। वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब कौन सा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा? हमने तो बोल दिया अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम कैसे चेक करें कि ये अनसिमेट्रिकल है या नहीं है? लिखो, विच इज एन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड क्या होता है? वेरी गुड। लिखो,
कंपाउंड इन विच एलिमेंट ऑफ सिमिट्री इज एब्सेंट, या कंपाउंड इन विच एलिमेंट ऑफ सिमिट्री इज एब्सेंट, या लिख लो नॉट प्रेजेंट, जो लैंग्वेज आपको इजी लगे वो लिख लो। कंपाउंड इन विच एलिमेंट ऑफ सिमिट्री इज एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट, एक ही बात है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा। अब नई चीज आ गई आपके लिए, एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। क्या होता है एलिमेंट ऑफ सिमिट्री, लिखो। नेक्स्ट लिखो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। सीक्वेंस देख रहे हो नोट्स का कैसे जा रहा है। एलिमेंट ऑफ सिमिट्री, कितने टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमिट्री होते हैं? 3। सेंटर ऑफ सिमिट्री, लिख लो पहला सेंटर ऑफ सिमिट्री, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? COS, कोश। सेंटर ऑफ सिमिट्री होता है एक तो, दूसरा क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमिट्री, पोस, POS। सेंटर ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री, और तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, AOS, एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ठीक तो है, एक्सिस सही तो लिखा है, AXIS। 3 सिमिट्री होती हैं। अब हम है ना, ये तीनों अगर किसी में एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली वो अनसिमेट्रिक होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात समझ में आ गई? आपको हमेशा ये चेक करनी है, एक नोट डाल लो, हमें तीनों भी चेक नहीं करनी कभी भी। हमें क्या करनी है? ओनली 2 चेक करनी है। कौन सी? कोस एंड पोस, सेंटर ऑफ सिमिट्री और प्लेन ऑफ सिमिट्री। लिखो। फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, कोस एंड पोस शुड बी एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमिट्री या प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। For a molecule to be optically active, cos and pos should be absent. Next, लिख लिया आपने। अब सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होता है, वो पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डालो सेंटर ऑफ सिमिट्री। एक ऐसा सेंटर जहां से मॉलिक्यूल क्या है, सिमिट्रिक है ना। मान लीजिए मैं ऐसा सेंटर में, कहीं ऐसे सेंटर में खड़ा हो जाऊं, इधर देखूं, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, उधर भी सेम, आगे भी सेम, पीछे भी सेम, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, सब जगह सेम नजर आए। ठीक, मतलब सब जगह सेम नहीं, मतलब इधर जो दिख रहा मुझे उधर सेम दिखे, ये जरूरी नहीं यहां वाला और यहां वाला सेम हो ना, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में उस सेंटर से क्या होना चाहिए, सेम दिखना चाहिए ना। लिख लो सेंटर ऑफ सिमिट्री। A point or a center in a molecule from where at equal distance in opposite direction, from where at equal distance in opposite direction सेम एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट। क्या हो, सेम एटम हो या ग्रुप हो ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? नहीं आई? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट लिखो फिर। सेंटर ऑफ सिमिट्री चेक करें। जैसे ये मॉलिक्यूल मैंने बनाया, इस मॉलिक्यूल में आप यहां पे ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से आपने इस तरफ देखा क्या लगा है, CH2, और इधर भी इस इधर देखा, इससे इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। सिमिलरली आप इसमें चेक करो, यहां पे ये सेंटर ऑफ सिमिट्री है कि नहीं है। इससे इधर देखा CH2, नीचे CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, तो उधर भी CH2, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री है कि नहीं है। समझ आ रही बात? अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे को इस मॉलिक्यूल में बताओ, मान लीजिए जैसे ये मॉलिक्यूल अपना ये बना, आपने इसमें क्या किया, ये सेंटर मान लिया। देखो ये इधर आपने जो देखा, क्या इधर वो है और नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे ही इसकी बात करूं मैं, कोई सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं आएगी।
ठीक, मैं इसकी बात करूं तो सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं आएगी। मैं अगर इसकी बात आपसे कर लूं, कहां है ये, देखो यहां पे आपने सेंटर देखा तो इस साइड में क्या है, CH के लगा CH3 और यहां पे ओनली क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कुछ मिल रहा नहीं है सेंटर ऑफ सिमिट्री। अगर ऐसा होता, ये वाले में सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। इस सेंटर से देखो, इस सेंटर से आपने एक बार इधर देखा CH CH3, CH के लगा CH3, फिर उधर देखा नीचे CH के CH3 ऊपर ही है, नीचे नहीं है। कॉपी उठाना, ये मॉलिक्यूल, इसको ऐसे पकड़ लो, ये अपना क्या है, प्लेनर है, साइक्लोब्यूटेन है। अब इसमें चेक करो, यहां पे क्या लगा है CH3, तो अब यहां पे ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से आपने इधर देखा, यहां बैठ के देखो, इधर देखा आपने, ठीक है, छोटे से बन जाओ और यहां बैठ जाओ, ठीक है। वो शक्तिमान में आता है ना, दवाई डाल के बनता है, डोरेमोन में आता है क्या, जो भी है। यहां बैठ के आपने देखा, इधर देखा आपने CH3, अब इसका इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन तो ये हुई ना, यहाँ पे है क्या कुछ, ये तो यहाँ पे लगा हुआ ना, नहीं समझ आई बात। अगर ऐसा होता ना फिर हो जाता, तो अब सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो प्लेन ऑफ सिमिट्री है, समझ रहे हो बात। देखो जैसे इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है, अगर मैं इसका ये केस लेता, इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है, क्योंकि ये एक इस तरफ लगा, ये ऐसे लगा अपोजिट में, और यहीं पे मैं अगर ऐसा कर देता, यहां पे Cl और यहां पे Br, अब एटम अलग लगा है, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। तो समझ आया कैसे चेक करते हैं। एक क्वेश्चन दे दूं आपको, ये नोट करने से पहले, ये नोट करना आपको, उससे पहले क्वेश्चन करो। बेंजीन में मुझे ये बताओ कितनी अभी रहने दो, प्लेन ऑफ सिमिट्री आएगी उसमें, सेंटर ऑफ सिमिट्री तो एक ही आएगी ना भाई। जैसे बेंजीन बना लिया हमने, क्या प्लेन ऑफ सिमिट्री थोड़ा पड़ा अपना है, चलो प्लेन ऑफ सिमिट्री में कराऊंगा। देखो सेंटर ऑफ सिमिट्री है या नहीं है बेंजीन में, सेंटर ऑफ सिमिट्री तो है ही, देख लो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम है या नहीं है, जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितनी COS हो सकती हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री? 3, एक ही हो सकता ना। अरे सेंटर कितने होंगे एक मॉलिक्यूल में, एक ही होगा ना, उस सेंटर से चेक करना है। 3 बोल रहा होगा, कहाँ, तू तो प्लेन हुआ ना, नहीं समझे भाई, नहीं। जैसे बीच में यहाँ पे रखा, एक ये हो गया ना, और एक ये, हाँ तो सब एक ही सेंटर पर है ना। अरे तो ये रूम है ना, ये रूम है, इस रूम में कितने सेंटर है? अच्छा सेंटर एक है मतलब, तो सेंटर एक है, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री 3 कैसे हो सकती है? समझ आ रही बात, वो प्लेन ऑफ सिमिट्री बोल रहे हो आप। अब लिखो प्लेन ऑफ सिमिट्री, an imaginary plane which divide a molecule in 2 equal parts, an imaginary plane which divide a molecule in 2 equal parts called POS, plane of symmetry। ठीक, जैसे है ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखो अब जैसे मैंने ये बना दिया भाई, देखना इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है ना, कहीं से भी चेक कर लो, ऐसे चेक करो, ऐसे चेक करो, ऐसे करो, वह करो, प्लेन ऑफ सिमिट्री है ना इसमें बहुत। ठीक, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ये बना दिया मान लीजिए, अच्छा सबसे पहले ये भी चेक करते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है, बिल्कुल है। ये एटम ऐसे है, ये तो आधा कट जाएगा, इधर भी CH2, इधर भी CH2, दिस इज POS।
क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कहां पे है ना? ये अरे इसको ना CH3 को ही मान लिया करो गोल मॉलिक्यूल है ना, ये आधा इधर और इसके इधर देखो सेम, और ये भी एटम आधा आधा कट गया, नहीं है स्फेरिकल मान लिया करो ना, आप अज्यूम तो कर सकते हो। क्या हुआ? आप अज्यूम करोगे ना तो आपको पता भी लग जाएगा क्यों कट रहा है। सोचो यहां पे ये CH3 लगा, ठीक है, बिल्कुल आपको 3D बताऊं, देखो यहां पे ये जो CH3 लगा ना, ये ऐसा है, ठीक, यहां पे मान लो इसके क्या लगी हुई है, ये प्लेन लगी हुई, प्लेनर है ना, कॉपी रखना ऊपर एक, इसके ऊपर सीधी ऐसे ऐसे, ये रखो, ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे 1 2 3 ऐसे, ठीक। मैंने क्या किया, इसको यहां से काटना शुरू कर दिया, ऐसे ये कट गया, इसका एटम कट गया आधा, ठीक। अब ये वाला कार्बन जो है वो आपने बना रहा है, ये कार्बन आधा कटेगा बीच में से, ये वाला हाइड्रोजन एटम आधा कट जाएगा, इधर हाइड्रोजन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो इसलिए बोल रहा हूं आप क्या करो, इसको पूरे को गोला मान लो, बीच में से कट गया, सोचना ही नहीं है, नहीं समझ आई बात। मिथाइल ग्रुप को एक गोला मान लो, ठीक है। और बोलता हूं, देखो वैसे अभी है ना बहुत सारे क्वेश्चन करने अपने को आगे है ना, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अपना यही चेक करने का काम रहेगा। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये रही ना, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? Cl चलो यहां भी यार लगा दो, है ये ना, इसको ऐसा काट दो, ये गोला ये ऐसे काट दो, बताऊं तो कॉपी पे आ गया ना। अब चलो लास्ट क्वेश्चन करना आपको, मुझे बताओ बेंजीन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इनफाइनाइट। एकदम जोश में आ जाता भाई। सोचो, देखो कोई और 6 12 और चलो चेक करते हैं ना। ठीक है, यहां पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ सकती है, इस एटम को आधा काट दो, इसको आधा काट दो, एक, इसको कर दो ऐसे 2 3 आ गई। अब एक काम करो, आप अभी एटम को काट रहे थे ना, अब इनको काटो, बॉन्ड को, जैसा इधर वैसा उधर नहीं है। अरे इधर ये 3 कार्बन आए ऐसे, तो इधर भी 3 कार्बन नहीं आए ऐसे, देखो 4 5 6, और बीच से कैसे, ऐसे ऐसे, और एक और है स्लाइस कट। देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे एटम, यहाँ प्लेन, यहाँ मॉलिक्यूल है ना, सॉरी एटम है, यहाँ पे CH2 ऐसे ना, तो मैं क्या करूँगा, इनको ना ऐसे काट दूंगा, आधे आधे ऊपर रह जाएंगे, आधे नीचे चले। हाँ ये आधी कॉपी ऐसे है, समझ रहे हो ना। चलो तो एक वो हो गई, तो टोटल 7 POS हो गई इसमें, और एक COS होती है। COS मैक्सिमम में एक ही मिलेगी, नहीं समझ आई? टॉपी वाले आ गया, चलो है, बहुत बढ़िया भाई, लिख लो। लिखे, हाउ टू चेक ए कंपाउंड इज वेदर ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। हाउ टू चेक वेदर ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, कैसे चेक करेंगे? कोई मेथड है? कायरल कार्बन देखने की जरूरत कहां है, बस सीधा देखो, वो सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अनसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव, बात खत्म, आंसर आ गया एक लाइन में, करना ही नहीं कुछ भी। ठीक, आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन मैं आपको ना कायरल सेंटर के हिसाब से पढ़ाऊंगा। उसका रीजन क्यों, ऐसा क्यों करूंगा,
क्योंकि आपके एग्जाम में अगर असर्शन रीजन आएगा ना तो मेरे पढ़ाए हुए मेथड से सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो मैं आपको यह भी बताऊंगा, इसमें एक कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है भी, नहीं भी, हो भी सकता नहीं भी, ठीक। और अगर एक भी कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि असर्शन रीजन में दे सकता ना एम्स वाला, ठीक। तो लिखो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटी है तो 3 पॉसिबिलिटी बना लो। सबसे पहला क्या बनाओगे? ओनली कंपाउंड हैव ओनली 1 कायरल कार्बन। क्या लिखेंगे? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। जिसमें एक ही कायरल कार्बन है ना वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है कि नहीं? जिसमें एक कायरल सेंटर है वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव आएगा ना, क्योंकि वो अनसिमेट्रिक है, ठीक। कंपाउंड हैव मोर देन 1 कायरल कार्बन, दूसरा केस 1 कायरल सेंटर। तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल कंपाउंड में बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, ठीक। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज अनसिमेट्रिक, है ना? तो अनसिमेट्रिक है तो अब एक केस क्या बन सकता है? कंपाउंड हैव नो कायरल सेंटर। तो इसमें भी क्या होगा? कंपाउंड में अच्छा यहां पे ऐसे लिखना, कंपाउंड में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये 3 कंडीशन बन रही है अपनी, है ना? कंपाउंड में और में नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें क्या लिखोगे? कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज अनसिमेट्रिक, अदरवाइज क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कर लोगे? तो जल्दी से लिख लो ये। तो 3 केस बन गए, 1 बाय 1 पढ़ेंगे अब, है ना? लिखो जल्दी से। समझ आ रहे है ना? ऑर्गेनिक आसान। नेक्स्ट लिखो केस 1। molecule having only 1 chiral center, molecule having only 1 chiral center। molecule लिख लो, कंपाउंड लिख लो, पीछे हम कंपाउंड लिख रहे थे, कंपाउंड लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या लिखोगे? डैश करके ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि अनसिमेट्रिक होगा जिसमें एक ही कायरल सेंटर है, उसमें सिमेट्री आ ही नहीं सकती। समझ आ रही बात? जैसे मैं आपको अगर बोलूं ये वाला कंपाउंड दे दिया भाई मेरे को, CH3HOH CH2CH3, क्या चारों अलग है ना? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ओनली 1 कायरल सेंटर है ये वाला, ठीक। और दे दे कुछ भी बना के दे दे, यहाँ पे COH दे दिया, यहाँ पे CHO दे दिया, HOH दे दिया, एक कायरल सेंटर है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मान लीजिए मेरे को ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया OH, क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव एक ही कायरल सेंटर है। समझ आ रही बात? कर लोगे ऐसे? कितने ही क्वेश्चन कर दो, और करवाऊं क्या? ठीक है, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन ऐसा, देखो जो ये होता ना नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर होते हैं ऐसे, और ये 3 ग्रुप लगे होते हैं, मान लीजिए तीनों अलग बना दिए, तो इसमें कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं? 1 कायरल सेंटर। तो ये क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन नहीं होता। रीजन पता है इसका? रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। वेरी गुड, है ना? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके कारण? ड्यू टू रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन,
स्पेलिंग क्या आएगी अम्ब्रेला की? है रूई बोलते हैं हम लोग क्लास में। रूई क्या होता है? RUI। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म। मुझे लगा कॉटन को बोल रहे हो हिंदी में। ड्यू टू रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। अभी रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर। अभी लिख रहा हूं, एक बार समझा दूंगा ना। फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, ठीक। फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर कैसे होता है? जैसे आपको ये लोन पेयर दिख रहे हैं, इसके ऊपर इनमें क्या होता रहता है, कभी है ना, जैसे ये मान लो ये तीन अलग अलग लगे हैं अल्काइल ग्रुप। ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये तीनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये नाइट्रोजन। इसके ऊपर ये लोन पेयर जो दिख नहीं रहा, आत्मा है ना, नहीं दिखता है, लोन पेयर दिखता नहीं है, तो ये दिख नहीं रहा आपको। तो ये लोन पेयर क्या करता है, कभी तो नीचे चला जाता है, ऐसे ये ऊपर आ जाएंगे, वो नीचे जाएगा, तो कभी वो नीचे चला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करता रहता है ना। तो ऐसे करेगा बहुत स्पीड से, ऐसे फास्ट, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। जैसे हम क्या बोलते हैं, तो कभी तो ये अम्ब्रेला है ना हवा में होता ना, कभी तो उल्टा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है, ऐसे, है ना। आपका ब्रांडेड अम्ब्रेला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे उल्टा सीधा ऐसे होता रहता ना, कभी तीन ऊपर गए कभी तीन नीचे गए। तो सोचो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। जैसे फैन है, फैन चलता है, अभी आपको सिमेट्रिक नहीं दिख रहा होगा वो, लेकिन एक बात सोचो, जब वो चलता है आपको क्या दिखता है, गोल दिखता है ना, ऐसा लगता है ये प्लेट सी घूम रही है एक, तो सिमेट्रिक दिखता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये तीन है ना, ये लोन पेयर कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, है ना, आपको दिख रही तीन उंगली अलग, ठीक है। तो इसलिए तो ये ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, और जो फ्लिपिंग होती है ये रूम टेम्परेचर पे होती रहती है, इसलिए ना कभी कौन सी शेप बना लेता है, कभी कौन सी, समझ ही नहीं आता। कोई डाउट है क्या? तो अब एक बात बताओ, चाहे एक ही कायरल कार्बन हो तब भी मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। तो हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे, अगर एग्जामिनर ये लिख के दे दे मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या ये बात सही है? रॉन्ग। क्यों? इस केस में फेल हो गया। तो यानी कायरल सेंटर की जरूरत ही नहीं है बताने की, कायरल सेंटर की कोई जरूरत नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव बताने के लिए। समझ आई बात? तो कभी भी किसी कंपाउंड को लिख करके आपको ये दे रखा है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर है, या ऐसा लिख रखा है इसमें 1 कायरल सेंटर है, या ऐसा लिख रखा 0 कायरल सेंटर है, वो कभी भी उसका रीजन। समझ आ गई बात? यही सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है आइसोमेरिज्म का। समझ आ गया कि नहीं आया? जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो सेकंड केस, केस 2। केस 2 में क्या लिखोगे? कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन, कंपाउंड हैविंग या मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन, जो भी आप लिख रहे हो, कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 कायरल सेंटर। तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड में भी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, पीछे लिख रखा वो एज इट इज कॉपी करना है, कंपाउंड में भी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, और फिर क्या लिख दोगे? कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज अनसिमेट्रिक, अदरवाइज क्या होगा? इनएक्टिव। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं? परमिशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बोलो मत प्लीज, बड़े इंटेलिजेंट हो, पढ़ो ध्यान से। कर लोगे ना जल्दी जल्दी सारे?
बताना आपको कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा नहीं है ना। अरे जल्दी से नोट कर लो। पहला क्वेश्चन क्या कहीं पे आपको कितने 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं? ठीक है, 2 कायरल सेंटर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला इनएक्टिव बिकॉज दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल सेंटर तो इसमें भी 2 है, 2 है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये वाला, ये मत सोचना यहाँ पे मिथाइल और इथाइल, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली, ये 2 कायरल कार्बन है ही। ठीक, कायरल कार्बन अपने आप चेक कर लोगे ना, छोड़ दूं उसको, तो इसमें क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला भी सेम केस है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा। सीओएस भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है। ये वाला, ये दोनों कायरल कार्बन है, लेकिन देखो ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। समझ आई कि नहीं आई बात। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कहां है, ऐसे काटोगे ना इसको, इधर मिथाइल ऊपर है प्लेन के, बाहर आपकी तरफ, उसमें अंदर की तरफ बोर्ड के इनसाइड। बताऊं कैसे, बताऊं,
तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नहीं आया समझ में? पक्का सबको? ये वाला देखो, ये ना प्लेन ऑफ सिमेट्री रही इसमें। अरे देखना एक बार यार, ये दोनों पकड़ना इसको, ये दोनों ना ऐसे लगे हुए हैं सेम मिथाइल ग्रुप, यहां से काट दो ऐसे, आधा उधर आधा इधर, खत्म बात। तो इसमें पीओएस है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये वाले में पीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां है भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऐसे काट दो। समझ आ रही बात? और ये ध्यान रखना है दोनों ऊपर ऊपर होने चाहिए, कहीं एक ऊपर और एक नीचे। जैसे नेक्स्ट वाले में आएगी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव ये नहीं था। ये वाला, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका इस तरफ देखो और उस तरफ देखो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं? 3 कायरल सेंटर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ऑप्टिकल एक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो, इस एटम को ऐसे काट दो, सोचो कौन सा बॉन्ड? सोचो, तो ऐसे नहीं देख सकते क्या हम? ऐसे इस डिस्टेंस पे क्या कैसे आएगा? कैसे? नहीं, ये ऐसे नहीं देख सकते क्या? इसके मैंने इस तरफ देखा और इस तरफ देखा। अरे नहीं देख सकते, ऑप्टिक्स पढ़ते हो आप। इधर से ये मिरर लगा तो इसकी मिरर इमेज इधर बननी चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऑप्टिक। फिर पूरा विश्वास से बोलो ना पूरा। अच्छा मैं ये बोल रहा हूं है तो आपको डाउट क्यों आ रहा है? तो तुम ये बात तो बता नहीं रहे हो कि यहां पे ऐसा करते। नहीं, आपको नहीं समझा भाई, ये ऐसा ही करते हो ऑप्टिक्स में। आप नहीं करते ऐसा। ये इधर से इतनी v स्पीड से जा रहा है, इधर से 2v से इक्वल डिस्टेंस पे 2v से आता ना उधर से, पक्का v से ही आता है। दोनों की रिलेटिव स्पीड 2v हो जाएगी ना। ये वाला, अच्छा एक सेकंड, अब ये 4 बच गए, ध्यान से, बड़े अच्छे क्वेश्चन है पांचों। कौन सा? ये ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ये देख लेना भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट देखना ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से देखो। यहां से देखा ऊपर प्लेन की तरफ दिखा और उधर भी नीचे भी है, Cl है ना। इधर देखा उधर देखा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको, सेंटर ऑफ सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बताऊंगा डिटेल में इसको। अब ये वाला, ये दोनों ये Cl भी ऊपर, I भी Cl, मतलब सारे है ना आपकी तरफ है, आपकी तरफ ना, तो काट दो। क्या हो गया? डर क्या हो गई? तो ऐसे काटना पड़ेगा ना एकदम, ऐसे थोड़ा कटेगा, आराम आराम से काटूंगा तो कटेगा नहीं ना। तो ये एटम और ये एटम ये ऐसे काट दो, तो इधर और इधर, सही है ना। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आया कि नहीं आया? तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और ये वाला काटो, कहां से काटोगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला, ये एटम प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर। देखो सोचो,
यहां देखो, इसको पकड़ना एक बार, यहां 2 Cl लगे हैं ऐसे, यहां पे 2 Cl लगे हैं ऐसे, ठीक। तो मैं इसको ऐसे काटने जा रहा हूं, तो ये Cl और ये Cl तो आ गया प्लेन में, इधर भी, ठीक। अब यहां पे लगा Cl I और यहां लगा Br, पकड़ना एक बार इसको। मैं क्या करूंगा, अब इसको ऐसे काट दूंगा, ये एटम आधा इधर आयोडीन, उधर से ब्रोमीन आधा इधर, और यहां पे ये Cl, तो प्लेन आया कि नहीं आया? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। समझ आए? अच्छा एक काम करना, इन तीनों में ये काउंट करके बताओ कितने कायरल सेंटर है, इसमें कितने कायरल सेंटर है? अरे 4, Br से तो इस तरफ गया CHCl, इस तरफ भी CHCl, आगे CHI, इधर से भी CHI, कहाँ है? लेकिन यहां से है, ये 2 कायरल कार्बन है, ये ध्यान से देखना। अगर इसमें ये भी पूछ ले कायरल कार्बन कितने हैं, ओनली ये 2 है और कोई भी नहीं है। समझ आ गया नहीं यार? कोई डाउट है क्या? थैंक यू भाई।